पूरा विश्व कोविड-19 से परेशान है और भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर अपने चरम पर है। ऐसे में हमारा शिक्षा का क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वीडियो की ये जो कड़ियाँ हैं आपके पठन पाठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। कोविड-19 से बचने के लिए हम एक ही फार्मूला का अनुपालन कर सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, परंतु इस बात का अनुपालन करते हुए हम अपने कार्यों गतिविधियों पर कोई असर न आने दें। तो आइए हम आते हैं अपने विषय बिंदु पर। पेपर 2 फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 यूनिट 3 और यूनिट 3 के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा नीति की पृष्ठभूमि। तो आइए हम ब्रिटिश कालीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी और शिक्षा व्यवस्था में समय समय किस प्रकार विकास हुआ, इन तमाम बातों पर हम बृहद रूप से चर्चा प्रस्तुत करेंगे। देखिए, भारत जो है अपनी वैभवशालिता के लिए, समृद्धि के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। तो भारत की समृद्धि से आकर्षित होकर 15वीं शताब्दी से ही यहाँ यूरोपीय जातियाँ जो हैं आने लगी थी और इन यूरोपीय जातियों में सबसे पहले पुर्तगालियों ने आना प्रारंभ किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुर्तगालियों में सबसे पहले आने वाले व्यक्ति वास्को डी गामा थे और वे 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किए थे। इस तरह पुर्तगालियों ने भारत में रहकर लगभग 100 वर्षों तक इस देश से व्यापारिक लाभ लेते रहे। अब पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों ने भी भारत में प्रवेश किया। ये विदेशी जो हैं भारत में तो प्रवेश करते ही रहे और धीरे धीरे 17वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन तथा अंग्रेज़ों ने अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करके भारत में व्यापार करना आरंभ कर दिया। ये विदेशी कंपनियां व्यापार के साथ साथ भारत में जो छत विछत राजनीतिक स्थिति थी, यानी हम कह सकते हैं कि भारत की तत्कालीन राजनीति का लाभ उठाकर ये साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपस में प्रतिद्वंदिता करने लगे और इस प्रतिद्वंदिता में अगर कोई विजयी होता है तो वह है अंग्रेज, यानी पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, डेन। ये तमाम कंपनियां आपस में लड़ते रहीं और अंततः विजय अंग्रेज़ों को मिला। ये तो ठीक है, साम्राज्य स्थापना की बात हुई, परंतु बात हमें यहाँ शिक्षा के संबंध में करनी है। तो यूरोपीय व्यापारियों के प्रवेश के साथ साथ ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में प्रवेश किया। इन मिशनरियों का मुख्य उद्देश्य भारतवासियों में अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार करना था। अपने धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए ये ईसाई मिशनरियाँ जो हैं शिक्षा को अपना साधन बनाया और शिक्षा के प्रसार के लिए स्थान स्थान पर
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की और इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो इन्हीं ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम मिशनरियों के शिक्षा कार्य को देखेंगे। देखिए, भारत में अगर हम शिक्षा के संदर्भ में बात करें तो चाहे वो वैदिक कालीन शिक्षा हो, चाहे वो मध्यकालीन शिक्षा हो या फिर आधुनिक शिक्षा हो, इन सभी शिक्षा पद्धतियों का, इन सभी शिक्षा नीतियों का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। वैदिक कालीन शिक्षा में भारतीय अपने सभ्यता, संस्कृति, धर्म का प्रसार करना चाहते थे। मध्यकाल में अरबी फारसी का प्रसार होना निश्चित था और आधुनिक काल में यानी अंग्रेजों के समय में भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना ही एकमात्र उद्देश्य इन मिशनरियों का था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिशनरियों ने शिक्षा संस्थाओं द्वारा भारतीय जनता के साथ निकट संपर्क स्थापित की और जनता के साथ ईसाई मिशनरियों का निकट संपर्क स्थापित होने के बाद इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। अब हम देखते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम पुर्तगाली आए उन्होंने कहाँ कहाँ विद्यालयों की स्थापना की। तो पुर्तगाली मिशनरियों ने कालीकट, गोवा, दमन, दीव, कोचीन, हुगली और चटगांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में रोमन कैथोलिक धर्म, पुर्तगाली भाषा, स्थानीय भाषा, गणित, कृषि तथा हस्तकलाओं की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। ये जो बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे वे कौन होते थे? तो या तो ये पुर्तगाली होते थे, या तो फिर वो यूरोपियन होते थे, या फिर जिनके माता पिता ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। पुर्तगाली मिशनरियों ने उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था की। इसके लिए उन्होंने अनेक कॉलेजों की स्थापना की। ईसाई मिशनरियों ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था करते हुए कॉलेजों की स्थापना की एवं इन कॉलेजों में पढ़ाई जो होती थी वह थी ईसाई धर्म, लैटिन भाषा, तर्कशास्त्र तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। भारत में पुर्तगाल से आने वाले जो पादरियों की संख्या थी वो बहुतायत थी, परंतु इन पादरियों में सबसे प्रसिद्ध पादरी संत जेवियर्स हुए और इन्होंने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अथक परिश्रम किया और शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात करने वाले व्यक्ति संत जेवियर्स थे और हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक शिक्षा की नींव डालने वाला अगर कोई था तो इसका श्रेय हम पुर्तगाली मिशनरियों को ही दे सकते हैं। डच मिशनरियों ने भी भारत में शिक्षा से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। डच मिशनरियों ने विमलीपट्टम, नागापट्टम और चिनसुरा में कुछ विद्यालयों की स्थापना की। डॉक्टर प्रिंडे का कहना है कि डचों ने
लंका में भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था की और इस उच्च शिक्षा के लिए पुर्तगालियों ने तो अपने बहुतायत प्रयास किए ही और सफलता भी अर्जित की, लेकिन डेन मिशनरियाँ जो थीं वह भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, लेकिन डच मिशनरियों ने सबसे पहले लंका तक पहुंचकर उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज खोला। इन विद्यालयों में उनको मातृभाषा के अतिरिक्त स्थानीय भाषा, भूगोल, साधारण गणित और कला कौशल की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के क्षेत्र में डेन मिशनरी भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भारत में निभा चुके थे और इसी संदर्भ में इन्होंने फोर्ट सेंट डेविड, त्रिचनापल्ली और तंजौर में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। ट्रांक्यूबर में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पहली बार प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की गई। यानी भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अगर पहली बार कोई प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया तो वो डेन मिशनरियों द्वारा खोला गया और इन्हीं मिशनरियों से जो शिक्षक प्रशिक्षित होते थे उनकी नियुक्ति भारत के अन्यत्र स्थानों में की जाती थी और ये शिक्षक भारत के विद्यालयों में विद्यार्थियों को अंग्रेजी के साथ साथ बाइबिल भी पढ़ाते थे। डेन मिशनरियों ने बाइबल का तमिल और तेलुगु में अनुवाद कराया तथा एक तमिल भाषा की व्याकरण और शब्दकोश की रचना भी कराई। फ्रांसीसी मिशनरियों ने अपने उपनिवेशों पांडिचेरी, माही, यनाम, कारिकल तथा चंद्रनगर में प्राथमिक विद्यालय खोले। पांडिचेरी में एक माध्यमिक विद्यालय भी उन्होंने खोला। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इनमें शिक्षक प्रायः भारतीय ही हुआ करते थे। विद्यालय में बालकों के प्रवेश पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था। सभी धर्मों और जातियों के बालक इनमें प्रवेश ले सकते थे। यानी जो आज हम भारत के अन्य क्षेत्रों में हम पाते हैं कि उन्हें रंग भेद, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, तो ये अवधारणा अंग्रेजों के समय से ही है। निर्धन विद्यार्थियों को भोजन, वस्त्र, पुस्तकों आदि की मुफ्त सहायता प्राप्त होती थी। पुर्तगाली, डच, डेन और फ्रांसीसी मिशनरियों की भांति अंग्रेज मिशनरियों ने भी भारत के शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। इनका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से बंगाल था। इन्होंने कलकत्ता, श्रीरामपुर आदि स्थानों पर दान आश्रित शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किया। वस्तुतः अंग्रेज मिशनरियों के शिक्षा प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता और नीति पर ही आधारित थे। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में ईस्ट इंडिया ने क्या क्या निर्णय लिया, क्या क्या कार्य किया, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शिक्षा के संदर्भ में प्राथमिक कार्य क्या क्या थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शिक्षा कार्य, इस बिंदु के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के साथ साथ धर्म प्रसार को भी अपना उद्देश्य बनाया। उसने अपने देश के धार्मिक प्रचारकों को भारत भेजा
और अनेक भारतीय ईसाइयों को धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा। सन 1659 में कंपनी के संचालकों ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि वे भारतीय जनता में ईसाई धर्म का प्रचार करना ही प्रमुख कर्तव्य समझते हैं। 1698 में कंपनी के संचालकों ने अपने आज्ञा पत्र में कहा कि कंपनी का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक कारखाने में एक पादरी रखे और कंपनी के कर्मचारियों के बालकों की शिक्षा के लिए प्रत्येक किले, छावनी तथा कारखाने में विद्यालय खोले। उन्होंने 500 टन या इससे अधिक भार वाले जहाज़ों में एक पादरी भेजना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात यहीं से हुआ। 1698 के आज्ञा पत्र के अनुसार कंपनी हर 20 साल के बाद एक आज्ञा पत्र जारी करती थी, ये आप सभी जानते होंगे। तो जिस आज्ञा पत्र के बारे में हमें प्राथमिक तौर पर ज्ञात होता है वह 1698 के आज्ञा पत्र के अनुसार सन 1715 से 1731 के बीच मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, तंजौर तथा कानपुर आदि नगरों में दान आश्रित विद्यालयों की स्थापना की गई। इन विद्यालयों में लिखना पढ़ना, गणित तथा ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों का उद्देश्य अंग्रेजी, एंग्लो इंडियनों कंपनी के कर्मचारियों और गरीब जनता के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। सन 1715 में मद्रास में सेंट मैरीज चैरिटी स्कूल खोला गया। सन 1719 में भारतीय बालकों के लिए बंगलोर में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल खोला गया। हम धीरे धीरे यह देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत में अन्य स्थानों पर कई स्कूलों का सूत्रपात किया, स्कूल खोले और शिक्षा की व्यवस्था में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। शिक्षा की व्यवस्था के माध्यम से ही वह ईसाईयत का प्रचार करना चाहते थे। बंगलोर में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल के अलावे इनके अतिरिक्त शिव गंगा और रमेंद्रपुरम में भी अंग्रेजी स्कूलों की स्थापना की गई। मद्रास की तरह बम्बई में भी अनेक दानाश्रित विद्यालयों की स्थापना की गई। 1719 में रिचर्ड कॉब ने निर्धन यूरोपीय प्रोटेस्टेंट बालकों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे आगे चलकर कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया। 1765 के प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब भारत में कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई, तब उसने अपनी नीति में परिवर्तन आरंभ कर दिया और अब कंपनी ने अनुभव किया कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे करना चाहिए। बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें अरबी भाषा के माध्यम से दर्शन, कुरान के धर्म सिद्धांत, कानून, तर्कशास्त्र, गणित तथा व्याकरण आदि की उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसे में एक छात्रावास भी था। मदरसे का संपूर्ण व्यय पहले वारेन हेस्टिंग्स ने उठाया, लेकिन बाद में उसे कंपनी ने अपने संरक्षण में ले लिया। कलकत्ता मदरसे की तरह बनारस राज्य के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में हिंदू धार्मिक सिद्धांत, दर्शन, तर्कशास्त्र,
गणित, चिकित्सा शास्त्र, इतिहास, संगीत, कविता और कानून आदि विषयों के अध्ययन की व्यवस्था थी। इन दोनों शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को, यानी इन दोनों महाविद्यालयों से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण करते थे उन्हें ही राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। ऐसा करने से क्या होता, भारतीयों में इन्हीं विद्यालयों में, महाविद्यालयों में पढ़ने के लिए जिज्ञासा बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी। सन 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज में कंपनी के तरुण कर्मचारियों को भारतीय इतिहास, हिंदू और मुस्लिम कानून, अरबी, फारसी, संस्कृत, बंगला आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस विद्यालय में हिंदू और मुसलमान दोनों शिक्षा प्राप्त करते थे। इस कॉलेज में डॉक्टर गिलक्राइस्ट, डॉक्टर केरे, कोलब्रुक और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान शिक्षक थे। यानी हम देखते हैं कि भारत में शिक्षा किस माध्यम से दी जाए, इसमें कुछ भारतीय भी ऐसे थे जो चाहते थे कि भारत में आधुनिक ढंग से शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे भारतीय प्रबुद्ध एवं ज्ञानी बने। क्योंकि अगर संसार में हो रहे तमाम खोजों एवं नवीन ज्ञानों से भारतीय वंचित रह जाते हैं तो फिर ये विकास की सीढ़ी को पार नहीं कर पाएंगे और पिछड़े रह जाएंगे। इसलिए कुछ भारतीय बुद्धिजीवी भी भारतीयों के आधुनिक शिक्षा को लेकर चिंतित थे। इन तमाम प्रयासों के बाद ब्रिटिश संसद ने एक आज्ञा पत्र जारी किया 1813 ईस्वी में। ये चर्चित आज्ञा पत्र है। तो 1813 का आज्ञा पत्र क्या था उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। भारत में अपने प्रदेशों का शासन करने के लिए कंपनी को सन 1813 में ब्रिटिश संसद से नया आज्ञा पत्र प्राप्त हुआ। इस आज्ञा पत्र में भारतीय शिक्षा के संदर्भ में क्या कहा गया था, आइए हम देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के लिए यह न्याय संगत होगा कि वह अपनी राज्य सीमा में प्राप्त हुए कर तथा लाभ का जो रुपया राज्य प्रबंधन से बचे, उस राशि में से कम 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष अलग कर दें और इस धन राशि का उपयोग साहित्य के पुनरुद्धार एवं उन्नति एवं भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहन के लिए तथा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में विज्ञान की शिक्षा के प्रचार और विकास करने में किया जाए। इस आज्ञा पत्र में शिक्षा की राजनीति का शिलान्यास किया गया था। इस आज्ञा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नरुला नायक 2 बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने कहा कि 1813 के आज्ञा पत्र ने भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक नई दिशा में मोड़ा। इसके द्वारा शिक्षा प्रसार के उत्तरदायित्व को कंपनी के ऊपर लेना पड़ा। इस आज्ञा पत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि इसने साहित्य तथा विज्ञान के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि निश्चित कर दी। लेकिन इस आज्ञा पत्र का एक बहुत बड़ा दोष यह था कि इसके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि धनराशि किस प्रकार से खर्च किया जाए। यानी साहित्य का पुनरुद्धार मतलब वो भारतीय साहित्य था या फिर पाश्चात्य साहित्य था, विद्वानों को प्रोत्साहन करने के लिए। अब ये विद्वान अंग्रेजी साहित्य के थे या फिर
भारतीय साहित्य के थे, यह स्पष्ट नहीं था। इसलिए यह इसकी जो स्पष्टता नहीं थी, इस आज्ञा पत्र का एक बहुत बड़ा दोष बन गया तथा इसके परिणाम स्वरूप शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम तथा साधन आदि पर प्रश्न खड़ा हुआ और इस प्रश्न को लेकर स्पष्ट रूप से दो गुट बन गया, दो वर्ग बन गया। पहला वर्ग प्राच्यवादी और दूसरा वर्ग पाश्चात्यवादी। यानी एक प्राच्यवादी वर्ग जो था वह चाहता था कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारतीय रीति रिवाज परंपरा के अनुसार हो, और दूसरा वर्ग था जो चाहता था कि भारतीयों की शिक्षा का माध्यम है जो वो आधुनिक तरीके से हो, यानी यूरोपीय तरीके से हो। इस आज्ञा पत्र ने प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद को जन्म दिया। तो आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के बारे में देखते हैं। सन 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 के अनुसार यह स्वीकार कर लिया गया कि ब्रिटिश कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तरदायित्व होगा। यानी इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आज्ञा पत्र में 1 लाख रुपया प्रति वर्ष व्यय करने की व्यवस्था की गई, परंतु इस आज्ञा पत्र की इस धारा में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 1 लाख रुपए की धनराशि किस प्रकार व्यय की जाए, किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाए। यह धनराशि क्या प्राच्य शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसके विकास पर खर्च किया जाए या फिर पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार और उसके विकास पर, यह संदेह जो है सदैव बना रहा। तो यह संदेह ही इस आज्ञा पत्र का एक महत्वपूर्ण दोष बनकर सामने आया। इस प्रश्न को लेकर कंपनी के कर्मचारियों में विवाद पैदा हो गया। इस विवाद को प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद के नाम से जाना जाता है। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद मुख्यतः किन विषयों पर था, हम एक एक करके अवलोकन करेंगे। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या जनसाधारण में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार प्रचार और विकास करना होना चाहिए या उच्च वर्ग के थोड़े से लोगों के लिए ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा था भारत में शिक्षा का लक्ष्य प्राच्य ज्ञान विज्ञान तथा साहित्य को पाठ्यक्रम के विषय बनाकर उनका विकास किया जाना चाहिए अथवा पाश्चात्य ज्ञान को प्रसारित किया जाना चाहिए। और अगला बिंदु था कि भारत में शिक्षा का माध्यम भारत की प्राच्य भाषाएं संस्कृत, अरबी तथा फारसी होना चाहिए अथवा अंग्रेजी को ही रखा जाना चाहिए। अंतिम बिंदु था कि शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर होना चाहिए या फिर इसे व्यक्तिगत प्रयासों पर ही छोड़ देना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्रम में, इस विवाद में मुख्य रूप से दो धाराएं सामने आईं, एक प्राच्यवादी विचारधारा और दूसरी पाश्चात्यवादी विचारधारा। अब हम थोड़ा सा प्राच्यवादी विचारधारा के बारे में अवलोकन करेंगे। तो प्राच्यवादियों का कहना था कि इस धनराशि को प्राच्य शिक्षा प्रणाली के प्रचार और प्रसार में व्यय किया जाए। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक बंगाल के शिक्षा सचिव H.T. प्रिंसेप थे। उनका कहना था कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करना धन और समय अपव्यय करना है। प्राच्यवादी भारत में
प्राचीन ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। उनका कहना था कि शिक्षा संस्कृत और अरबी फारसी के माध्यम से दी जानी चाहिए। यद्यपि इस विचारधारा के समर्थकों में अंग्रेज और भारतीय हिंदू व मुसलमान दोनों ही थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग थे। भारतीय हिंदू व मुसलमान प्राच्य शिक्षा के समर्थक इसलिए थे क्योंकि उनका विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा से उनकी धर्म एवं संस्कृति पर चोट पहुंचेगा और यह नष्ट हो जाएगा, जबकि अंग्रेज इस विचारधारा का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि उनको यह भय था कि अंग्रेजी और पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करके भारतवासी उनके सामान्य ही योग्य हो जाएंगे और 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा प्रदान की गई धनराशि को व्यय करने का अधिकार लोक शिक्षा समिति को दिया गया था। इस समिति में प्राच्यवादियों की संख्या अधिक थी, अतः उन्होंने प्राच्य शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने यूरोपीय विज्ञान ग्रंथों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराया, संस्कृत, अरबी, फारसी अनेक ग्रंथों को प्रकाशित कराया तथा संस्कृत, अरबी, फारसी पढ़ने वाले अनेक विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। प्राच्यवादियों ने भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दिए जाने के विपक्ष में मुख्य रूप से 3 तर्क दिए। ये 3 तर्क हम इस प्रकार देखेंगे कि भारत में पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान का प्रसार करने से इस देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। अगला था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन देने से वह भारतीय साहित्य नष्ट हो जाएगा जिसमें युगों युगों का ज्ञान संचित है। और जब भारतीयों की अपनी स्वयं की एक प्राचीन और भव्य संस्कृति है, तब उनको अन्य देश की भाषा और साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य करना दोषपूर्ण नीति है। ये सभी बिंदु प्राच्यवादियों के विचार के अंतर्गत थे। अब आइए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पाश्चात्यवादी विचारधारा क्या थी। प्राच्यवादियों के विरोध में दूसरी विचारधारा पाश्चात्यवादियों की थी। इनका कहना था कि इस धनराशि को पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रचार और प्रसार में व्यय किया जाए। इस विचारधारा के समर्थकों में डेविड हेयर, लॉर्ड बेंटिक, मैकाले तथा राजा राम मोहन राय तथा अनेक ईसाई पादरी प्रमुख थे। पाश्चात्यवादियों का कहना था कि अत्यंत पुरातन होने के कारण प्राच्य शिक्षा प्रणाली समय के अनुकूल नहीं है, अतः भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका मत था कि विज्ञान के ज्ञान ने यूरोप के छोटे छोटे देश को भी संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए भारत के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि यहाँ अंग्रेजी के माध्यम से यूरोपीय ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। प्राच्यवादियों की तरह इस विचारधारा के समर्थक भी अंग्रेज तथा भारतीय दोनों ही थे और भारतीयों में किसी विचारक का नाम ले तो वह प्रबुद्ध व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे और यह चाहते थे कि भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही हो ताकि भारतीय जो हैं आधुनिक ज्ञान से वंचित न रहें, यूरोपीय ज्ञान से वंचित न रहे। यह संसार के आधुनिकतम ज्ञान एवं विज्ञान को धारण करें जिससे वे अपने को विकसित एवं प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। और राजा राम मोहन राय
ये भली भांति जानते थे कि अंग्रेजी राज्य में अंग्रेजी शिक्षा ही भारतीयों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उनका विश्वास था कि भारतीयों में केवल पाश्चात्य शिक्षा ही भारतीय जनता में जागृति उत्पन्न कर सकती है और अंग्रेज इस विचारधारा का समर्थन इसलिए करते थे क्योंकि वे इस देश में अंग्रेजी शासन की जड़ों को जमाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली भारतीयों को पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित करेगी और वे पश्चिमी संस्कृति के भक्त बन जाएंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राच्य और पाश्चात्य दोनों ही विचारधाराओं के समर्थक अंग्रेज विद्वानों का उद्देश्य एक ही था। दोनों ही भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ करना चाहते थे। दोनों के मध्य जो अंतर था केवल तथ्यों के विवेचना के संबंध में ही था। उपरोक्त प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण कंपनी 20 वर्ष तक अपनी कोई शिक्षा नीति निश्चित नहीं कर सकी और शिक्षा नीति को निश्चित किया जा सके इसके लिए कंपनी ने 1833 का आज्ञा पत्र जारी किया। तो आइए हम देखते हैं चार्टर ऑफ 1833। सन 1833 में कंपनी के आज्ञा पत्र पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। 1813 के आज्ञा पत्र पर कंपनी के अधिकारियों ने ईमानदारी से काम नहीं किया था। इंग्लैंड की सरकार भारत में शिक्षा की मंद गति से असंतुष्ट थी। कंपनी की धन लोलुपता तथा ईसाई मिशनरियों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीति के कारण भारत में ईसाई धर्म प्रचार कार्य भी समुचित रूप से नहीं हो पा रहा था। अतः इंग्लैंड का सामान्य जन भी कंपनी के संचालकों से क्षुब्ध था। उस समय इंग्लैंड में उदारवाद की वायु अत्यंत वेग से चल रही थी और ये जो उदारवाद की वायु थी इंग्लैंड में या फिर उसके सामाजिक क्षेत्रों में अनेक सुधार कार्य हो रहे थे। अतएव सन 1833 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी के लिए नया आज्ञा पत्र प्रसारित किया जिसमें निम्नलिखित 5 धाराएं थी। 5 धाराएं में पहला धारा थी मिशनरियों को सुविधा प्रदान करना, यानी सभी देशों के मिशनरियों को भारत में बेरोक टोक प्रवेश की सुविधा दी गई, यानी उन पर कोई प्रतिबंध ना हो। दूसरा है शिक्षा के लिए अनुदान। शिक्षा अनुदान को 1 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। तीसरा था सरकारी नीति का आधार किसी भी भारतीय तथा सम्राट का किसी भी स्वाभाविक प्रजाजन को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर किसी भी पद या स्थान को प्राप्त करने से रोका न जाए, जो आज भी हमारे भारत में मौजूद है। चौथा था गवर्नर जनरल के अधिकार। बंगाल की सरकार का प्रभुत्व अन्य प्रांतों की सरकारों पर होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल अन्य प्रांतों की सरकारों पर अपनी नीतियां लागू कर सकेगा, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत पर अपना शासन कर सकता था। 5वां धारा है कानून सदस्य का पद, यानी 1833 के आज्ञा पत्र में ही विधि सदस्य का पद सृजित किया गया और गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य का पद और बढ़ा दिया गया। 1833 के आज्ञा पत्र का क्या प्रभाव था हम आगे देखेंगे। इस आज्ञा पत्र ने भारतवर्ष की शिक्षा पर बहुत प्रभाव डाला। इस प्रभाव को हम
निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं। सभी देशों की मिशनरियों को भारत आने की छूट देने के कारण बहुत सी विदेशी मिशनरियां भारत में आई और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अपने महत्वपूर्ण कार्य किए। शिक्षा की अनुदान राशि बढ़ाने से शिक्षा के विकास की संभावना बढ़ गई। जो 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख था, वह 33 के आज्ञा पत्र में बढ़कर 10 लाख हो गया। तो निश्चित है कि राशि बढ़ने के बाद शिक्षा के विकास की संभावना बढ़ेगी। सरकारी पदों पर नियुक्ति का आधार योग्यता करने से भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप देश में अंग्रेजी शिक्षा की मांग भी बढ़ी। नंबर 4 है 1833 के आज्ञा पत्र से संपूर्ण अंग्रेजी भारत बंगाल द्वारा शासित होने लगा तथा सब प्रांतों की शिक्षा नीति केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित होने लगी। यहाँ यह स्मरणीय है कि अब तक विभिन्न प्रांतों की अपनी अलग अलग शिक्षा नीति थी। आज भी है। भारत में जितने भी राज्य हैं, सबकी अपनी अपनी शिक्षा नीतियां हैं। गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया और ये लॉर्ड मैकाले जो है कानून सदस्य तो थे ही, लेकिन भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा नीति का प्रतिपादन कर दिया, जिसका असर आज भी भारत में व्याप्त है। अब हम इसी क्रम में आगे देखेंगे कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को नियुक्त किया गया, इन्होंने अपना एक विवरण पत्र जारी किया जो भारतीय शिक्षा के संदर्भ में था। इसको भारतीय इतिहास में मैकाले मिनट कहा जाता है, यानी मैकाले का विवरण पत्र। जिस समय भारत में प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद चल रहा था, उस समय 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले भारत में आया। मैकाले अंग्रेजी साहित्य का प्रकांड विद्वान, कुशल व्याख्यानदाता और कानून का पंडित था। प्राच्य पाश्चात्य शिक्षा विवाद को हल करने के लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया और विधि सदस्य होने के नाते उससे सन 1813 के आज्ञा पत्र की शिक्षा तथा साहित्य प्रसार संबंधी 43वीं धारा की व्याख्या करने को कहा गया और यह भी पूछा कि क्या इस धारा के अनुसार शिक्षा के लिए निर्दिष्ट 1 लाख रुपए की धनराशि प्राच्य शिक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की शिक्षा पर व्यय की जा सकती है। गवर्नर जनरल की काउंसिल के समक्ष मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक पत्र प्रस्तुत किया और उसने अपने ऐतिहासिक पत्र में कई सारे महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया। इन महत्वपूर्ण बातों के क्रम में पहला है, जो 1813 के आज्ञा पत्र में शिक्षा से संबंधित 13वीं धारा थी, उसका उन्होंने बृहत रूप से व्याख्या किया। सन 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या करते हुए मैकाले ने कहा कि आज्ञा पत्र में आए साहित्य शब्द का तात्पर्य संस्कृत और अरबी साहित्य से न होकर अंग्रेजी साहित्य से है।
इसी प्रकार आज्ञा पत्र में आए भारतीय विद्वान शब्द का तात्पर्य प्राच्य भाषा और साहित्य के विद्वानों से न होकर उन विद्वानों से है जो अंग्रेजी साहित्य के ज्ञाता हैं, जो लॉक के दर्शन और मिल्टन के काव्य से भली भांति परिचित हैं। 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने के संबंध में मैकाले ने कहा कि इस धनराशि के व्यय के विषय में सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए वह पूरी तरह स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र है भाई? जब भारतीय साहित्य और भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन पर कोई किसी प्रकार का खर्च ही नहीं हो रहा, यानी अपरोक्ष रूप में वो बाध्य थी राज्य सरकारें कि वो शिक्षा पर निर्दिष्ट की गई जितनी भी धनराशियाँ थीं वह सब जो है अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च किया जाए। दूसरी बात थी प्राच्य शिक्षा संस्थाओं का विरोध। मैकाले संस्कृत और अरबी फारसी की शिक्षा संस्थाओं पर होने वाले व्यय को बेकार एवं निरर्थक मानता था। उसका मत था कि हानिप्रद शिक्षा संस्थाओं को तोड़ने का सरकार को पूरा अधिकार है। उसने कहा कि संस्कृत और अरबी फारसी की इन शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थी बिना आर्थिक सहायता प्राप्त किए नहीं पढ़ सकते, जबकि अंग्रेजी शिक्षा संस्थाओं में विद्यार्थी फीस देने को तत्पर रहते हैं। आज भी देखिए भारत में जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ सरकार का खर्च होता है पैसा, और जितने भी निजी स्कूल हैं अंग्रेजी माध्यम के वहाँ हम लोग पैसे दे देकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्सुक होते हैं, तत्पर होते हैं। ऐसी स्थिति में संस्कृत और अरबी फारसी की संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए। उसके शब्दों में, यानी मैकाले के शब्दों में, मेरे विचार में गवर्नर जनरल को इस धनराशि को संस्कृत और अरबी शिक्षा पर व्यय होने से रोकने का अधिकार है, जितना मैसूर में चीते मारने वालों को पारितोषिक को कम करने का। यानी मैकाले जो है वो पाश्चात्य शिक्षा को लेकर भारत में कड़ा रुख अपनाया था। तीसरा है मैकाले मिनट का जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है वह है कि मैकाले ने भारतीय साहित्य का परिहास उड़ाया, मजाक उड़ाया। मैकाले ने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए उसे अत्यंत हेय दृष्टि से देखा। उसने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारतीय तथा अरबी साहित्य के बराबर होगी। यानी उसने भारतीय ज्ञान विज्ञान को बेकार कहा। उसने भारतीय साहित्य का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि जब हम इस भाषा को पढ़ा सकते हैं तो क्या हम उन भाषाओं को पढ़ाएंगे जिनमें किसी भी विषय पर एक ऐसी पुस्तक नहीं है जिसकी तुलना हम अपने साहित्य से कर सकें। जब हम यूरोपीय विज्ञान पढ़ा सकते हैं तो क्या हम ऐसे विज्ञान पढ़ाएंगे जो निम्न स्तर के हों। जब हम सच्चा इतिहास तथा दर्शन पढ़ा सकते हैं तो क्या सरकारी धन से ऐसे चिकित्सा विज्ञान को पढ़ाएंगे जिन पर अंग्रेजों के पशु चिकित्सकों तक को लज्जा आएगी, अथवा वह ज्योतिष जिस पर अंग्रेजी स्कूलों की लड़कियां हंस पड़ेंगी, वह इतिहास जिसमें 30 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है जिनके राज्य 30,000 वर्ष तक चलते थे, और वह भूगोल जिसमें क्षीर और मक्खन के समुद्रों का वर्णन है। यानी उन्होंने भारत के सभी विषयों का, सभी ज्ञान का ज़बरदस्त मजाक उड़ाया। और मैकाले मिनट का चौथा महत्वपूर्ण बात है शिक्षा का माध्यम।
शिक्षा के माध्यम के विषय में मैकाले अंग्रेजी का समर्थक था, ये हम सभी जानते हैं। उसका कहना था कि भारतीय भाषाएं अवैज्ञानिक और अविकसित हैं। उनके द्वारा विज्ञान का प्रचार असंभव है। प्राच्य भाषाओं को गंवारू बताते हुए वह लिखता है कि भारतवासियों की प्रचलित भाषाओं में साहित्यिक और वैज्ञानिक ज्ञान कोश का अभाव है। वे इतनी अविकसित और गंवारू हैं कि जब तक उन्हें किसी विदेशी भाषा से संपन्न नहीं किया जाएगा, तब तक उनमें से किसी भी महत्वपूर्ण ग्रंथ का सरलता से अनुवाद नहीं किया जा सकेगा। हम ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना चाहते हैं जो किसी भी प्रकार तमाम समय में मातृभाषा द्वारा शिक्षित नहीं किया जा सके। अंग्रेजी भाषा को गुणगान करते हुए मैकाले ने कहा कि अंग्रेजी भाषा पाश्चात्य भाषाओं में भी सर्वोपरि है। जो भी इस भाषा को जानता है, उसकी पहुंच ज्ञान के उस विशाल भंडार तक हो जाती है जिसका निर्माण संसार के सबसे अधिक बुद्धिमान राष्ट्रों ने किया है। मैकाले महोदय ने भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, इसके लिए कई तर्क प्रस्तुत किए। पहला है कि अंग्रेजी आधुनिक ज्ञान की कुंजी है, इसलिए यह संस्कृत, अरबी तथा फारसी आदि प्राच्य भाषाओं से अधिक उपयोगी है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा के प्रति भारतीयों की गहरी रुचि है। वे अंग्रेजी भाषा, साहित्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि राजा राम मोहन राय के विचारों से पता चलता है। जिस प्रकार इंग्लैंड में ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं ने और रूस में पश्चिमी यूरोपीय भाषाओं ने नवीन संस्कृतियों को जन्म दिया है, उसी प्रकार अंग्रेजी से भारत में एक नवीन जागृति होगी और निश्चय ही यह नवीन जागृति भारत में लाया। भारतीय अंग्रेजी भाषा को सीखे और अंग्रेजी संस्कृति के लगभग संपूर्ण रूप से दीवाने हो चले, जो वर्तमान समय में मुख्य रूप से दिखाई देता है। अंग्रेजी भारत के शासक वर्ग की भाषा है और उच्च वर्ग के भारतीय भी इस भाषा को बोलते हैं। अंग्रेजी संसार के बहुत से देशों में बोली जाती है। उन सभी देशों से संपर्क बनाए रखने के लिए अंग्रेजी अत्यंत उपयोगी है। ये बात तो सही है कि वर्तमान समय में अगर हम भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं, तो समूचे विश्व में संपर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी को ही देखते हैं। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान न केवल संस्कृत और अरबी भाषा की तुलना में सरल है, वरन इसके द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान और साहित्य के मूल तत्वों से परिचित कराया जा सकता है। संस्कृत और अरबी के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हमें आर्थिक सहायता प्रदान करनी पड़ती है, जबकि अंग्रेजी पढ़ाने वाले उल्टे फीस देने को तत्पर रहते हैं। उसका महत्वपूर्ण तर्क था कि अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा इस देश में एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकता है जो रक्त और रंग में भले ही भारतीय हो, परंतु रुचियों, विचारों, नैतिकता और विद्वता में अंग्रेजी होगा। और उसका यही तर्क महत्वपूर्ण उद्देश्य बना और इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मैकाले बिल्कुल सफल रहा। परंतु मैकाले का यह सोच आज भी भारत से विलुप्त नहीं हुआ है। हम परोक्ष या अपरोक्ष रूप में नौकरी प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। तो मैकाले ने कहा था कि हम भारत में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का प्रतिपादन करना चाहते हैं जिससे सिर्फ सेवक भारतीय, नौकर भारतीय ही पैदा लें।
उनमें शासन करने की क्षमता विकसित नहीं हो, वह सेवक ही बने रहे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।